टी शर्ट पहनकर चल रहा हूं और अगर मेरा देश इसको मेरे लहू से लाल करना चाहता है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं चल के जाऊंगा। कश्मीर मेरे पुरखों की जगह है, मैं कश्मीर में चलूंगा। मुझे कश्मीर पर विश्वास है और सच है ये। कन्याकुमारी से कश्मीर और फिर मणिपुर से मुंबई तक उस शख्स को दिल तोड़कर बाहें खोलकर इस देश ने, आपके जैसे लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी और ये उनकी ताकत है। दिल्ली का चुनाव मुहाने पर आया, बात होनी चाहिए थी बल्ली मारण की सड़कों की, बात होनी चाहिए बजबजाती नालियों की, कूड़े की, बच्चों की तालीम की, अस्पतालों की, मोहल्ले क्लिनिक में जो कुत्ते लौट रहे हैं दिल्ली भर उनकी। बात क्या हो रही है? मुझे फलाने ने गाली दे दी, मुझे फलाने ने ये कर दिया, मुझे पुलिस लेकर चली गई। मतलब बड़ा वाला जो बोलता है छोटा रिचार्ज वही बात कहते हैं। उसका लंबा जिक्र क्योंकि हारून भाई ने किया, मैं बहुत लंबा जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन जब आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं, जब आप अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं तो इस विश्वास से चुनते हैं, इस हौसले से चुनते हैं कि कल को अगर कोई दिक्कत आएगी, कल को अगर हम पर कोई हैवी दैवी आएगी तो ये हमारे साथ उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन उठ के खड़े होने के बजाय वो लड़ाई छोड़कर जाकर राजघाट पर बैठ जाते हैं जब दिल्ली में मुसलमानों पर हमला होता है। वो गुजरात जाते हैं और कहते हैं मैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लूंगा। वो सीए और एनआरसी को कहते हैं 1 घंटे में खाली कर दूंगा। ये क्या है? अगर आपने इस देश के संविधान की शपथ ली है, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, नेहरू को मानते हैं, तो आप लोगों की रक्षा कीजिएगा। आपने अपनी राजनीति चमकाई और जहां पर आपको लगा कि आपके वोट में खलल पड़ सकती है, जिन वोटों की वजह से आप मुख्यमंत्री बने थे, आप मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं कि नफरत के इस दौर में जहां पर बड़े साहब लोगों को कपड़े से पहचान रहे हैं, चुनाव आने पर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, छोटे साहब कहते हैं भैया मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, हे राम जी जगत बनाई नहीं, आंखें मूंद लो। ये असलियत है, ये असलियत है दिल्ली की। प्रचार हुआ, हमने दिल्ली में सबसे बड़े स्कूल खोल दिए। जी नहीं, आपकी दिल्ली में पिछले साल क्लास 9 के 1 लाख बच्चे फेल हुए, जो पूरे देश में कहीं फेल नहीं हुए। यह असलियत है। असलियत यह है कि दिल्ली के 16 अस्पतालों में आज आईसीयू बेड नहीं है। असलियत यह है कि राजीव गांधी जैसे अस्पताल में बड़ी मशीनें नहीं चल रही हैं। असलियत यह है कि 8000 पद अस्पतालों में खाली पड़े हैं। और असलियत यह भी है कि जब दिल्ली तड़प तड़प कर दम तोड़ रही थी कोविड में, तो बड़े साहब बंगाल जाकर दीदी ओ दीदी कर रहे थे और छोटे साहब शराब नीति बना रहे थे। यह असलियत है दिल्ली की, यह इनकी ईमानदारी नहीं है और इसलिए बात करनी जरूरी है। नेता का पैगाम आपके पास लेकर आई हूं जो कहता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और वो मोहब्बत की दुकान आपके बल पर खोल रहे हैं। मुझे याद है कश्मीर में जब पुलिस उनके पास आई, जब प्रशासन के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का हैसल हो सकता है, बम चल सकता है, मैं उस जगह पर मौजूद थी और मैंने जो उनको कहते हुए सुना, मेरा सिर राहुल गांधी के सामने हमेशा के लिए झुक गया। उन्होंने कहा मैं ये सफेद टी शर्ट पहनकर चल रहा हूं और अगर मेरा देश इसको मेरे लहू से लाल करना चाहता है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं चल के जाऊंगा। कश्मीर मेरे पुरखों की जगह है, मैं कश्मीर में चलूंगा। मुझे कश्मीर पर विश्वास है और सच है ये। कन्याकुमारी से कश्मीर और फिर मणिपुर से मुंबई तक उस शख्स को दिल तोड़कर बाहें खोलकर इस देश ने, आपके जैसे लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी और ये उनकी ताकत है। आज जब दिल्ली चुनाव के मुहाने पर आया है, एक तरफ 11 साल से जो सत्ता में काबिज है वो लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका 11वां साल शुरू हुआ है दिल्ली की सत्ता का, और दोनों एक दूसरे से सिर्फ तब लड़ते हैं जब दिल्ली की बात होती है।
मैं लखनऊ से आती हूं, पता नहीं यहां पर होता कि नहीं, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, नकली नूरा कुश्ती। वो नूरा कुश्ती करते हैं जब दिल्ली की बात होती है। दिल्ली का चुनाव मुआने पर आया, बात होनी चाहिए थी बल्ली मारण की सड़कों की, बात होनी चाहिए बजबजाती नालियों की, कूड़े की, बच्चों की तालीम की, अस्पतालों की, मोहल्ले क्लिनिक में जो कुत्ते लौट रहे हैं दिल्ली भर उनकी। बात क्या हो रही है? मुझे फलाने ने गाली दे दी, मुझे फलाने ने ये कर दिया, मुझे पुलिस लेकर चली गई। मतलब बड़ा वाला जो बोलता है छोटा रिचार्ज वही बात कहते हैं। कर्नाटक के चुनाव में बादशाह सलामत ने खर्रा निकाल के कहा मुझे 2-2 किलो गालियां दी गई, अपनी गालियां गिनाने लगे। 2 दिन पहले केजरीवाल जी दिल्ली में खड़े होकर अपनी गालियां गिनाने लगे। तो हमारी तरफ तो कहा जाता है ऐसे काम न करो कि गालियां पड़े। असली बात यह है, लेकिन आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में काबिज हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वो सवाल वाजिब हैं। सवाल पूछे जाएंगे कि जो बड़े बड़े आपने वादे किए थे वो वादे कहां गए। आपने तो इंतजाम कर लिया था कि हमारी बहू बेटियां घर से ना निकल सके, घरों और दफ्तरों के बाहर छोटी छोटी शराब की भट्टियां खोलने का आपने तो इंतजाम कर लिया था। इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हारून भाई, मैं इनसे पूछती हूं, एक इंडस्ट्री बताइए जो दिल्ली में पिछले 11 साल में खुली जहां पर आपके नौजवान बेटों को बेटियों को नौकरी मिली हो। एक इंडस्ट्री नहीं खुली, एक चीज में, लेकिन जिसमें अरविंद केजरीवाल जी अपने गुरु से भी आगे निकल गए, वो है प्रचार प्रसार और टीवी पर छाए रहने की कला। टीवी ऑन करिएगा, ब्रेक आएगा, कोई भी चैनल देखिएगा, आज तक, एबीपी, टीवी 9, जो मन आए देखिएगा, ब्रेक आएगा, 2-2 विज्ञापन पंजाब सरकार के चल रहे हैं, फिर दिल्ली वाले चला रहे हैं। कहां से आ रहा है इतना पैसा? ये पैसा आपसे ऐंठा गया है और बजाय आपके पास वापस आने के लिए इससे अपने चेहरे को चमकाया जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी करते वही अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में कर रहे हैं। असलियत यह है कि ये लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। उसका लंबा जिक्र क्योंकि हारून भाई ने किया, मैं बहुत लंबा जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन जब आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं, जब आप अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो इस विश्वास से चुनते हैं, इस हौसले से चुनते हैं कि कल को अगर कोई दिक्कत आएगी, कल को अगर हम पर कोई हैवी दैवी आएगी, तो ये हमारे साथ उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन उठ के खड़े होने के बजाय वो लड़ाई छोड़कर जाकर राजघाट पर बैठ जाते हैं जब दिल्ली में मुसलमानों पर हमला होता है। वो गुजरात जाते हैं और कहते हैं मैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लूंगा। वो सीए और एनआरसी को कहते हैं 1 घंटे में खाली कर दूंगा। ये क्या है? अगर आपने इस देश के संविधान की शपथ ली है, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, नेहरू को मानते हैं, तो आप लोगों की रक्षा कीजिएगा। आपने अपनी राजनीति चमकाई और जहां पर आपको लगा कि आपके वोट में खलल पड़ सकती है, जिन वोटों की वजह से आप मुख्यमंत्री बने थे, आप मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं कि नफरत के इस दौर में जहां पर बड़े साहब लोगों को कपड़े से पहचान रहे हैं, चुनाव आने पर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, छोटे साहब कहते हैं भैया मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, हे राम जी जगत बनाई नहीं, आंखें मूंद लो। ये असलियत है, ये असलियत है दिल्ली की। आप में से बहुत लोगों के मन में एक सवाल है और यह सवाल हमसे बहुत बार पूछा जाता है। अभी तो आप लोगों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, हां लड़ा था, और देश काल परिस्थिति देखकर राजनीति की जाती है। और हम चाहते थे कि 400 पार के नारा देने वाले को हम पटकनी लगाएं, और हमने मिलकर पटकनी लगाई और 240 पर उनकी नकेल कस दी। ये इंडिया गठबंधन की ताकत थी। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो सवाल भी उसी से पूछा जाएगा, लड़ाई भी उससे होगी जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हमारी लड़ाई आपके हक की है, आपके हुकूक की है। छोटे बच्चे को एक हाथ में ये माइक दे दीजिए और कहिए दिल्ली में कहीं भी चला जाए, मैं लगातार देख रही हूं बड़े बड़े पत्रकार जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शीला जी का नाम लेकर उस दिल्ली को याद कर रहे हैं जिसको शीला दीक्षित ने बनाया। मैं जानना चाहती हूं आपसे, पिछले 11 साल में क्या एक नया मेट्रो बना? क्या एक नया फ्लाईओवर बना? क्या एक नई इंडस्ट्री बनी? क्या सड़कें बनी? क्या अस्पताल बने? क्या स्कूल
नहीं बना तो आपका विधायक किस मुंह से आपसे आकर वोट मांगता है? प्रचार हुआ, हमने दिल्ली में सबसे बड़े स्कूल खोल दिए। जी नहीं, आपकी दिल्ली में पिछले साल क्लास 9 के 1 लाख बच्चे फेल हुए, जो पूरे देश में कहीं फेल नहीं हुए। यह असलियत है। असलियत यह है कि दिल्ली के 16 अस्पतालों में आज आईसीयू बेड नहीं है। असलियत यह है कि राजीव गांधी जैसे अस्पताल में बड़ी मशीनें नहीं चल रही हैं। असलियत यह है कि 8000 पद अस्पतालों में खाली पड़े हैं। और असलियत यह भी है कि जब दिल्ली तड़प तड़प कर दम तोड़ रही थी कोविड में, तो बड़े साहब बंगाल जाकर दीदी ओ दीदी कर रहे थे और छोटे साहब शराब नीति बना रहे थे। यह असलियत है दिल्ली की, यह इनकी ईमानदारी नहीं है। और इसलिए बात करनी जरूरी है। बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। मेरी सिक्योरिटी ले ली गई। 60 पुलिस कर्मियों के साथ चलते हैं केजरीवाल जी, एक नहीं दो। आज मुझे पता चला, मैं आज तक के शो पे गई थी, वहां पता चला दिल्ली की पुलिस भी लगी हुई है, पंजाब की पुलिस भी लगी हुई है। और 60 पुलिस वाले, 1 नहीं 2 नहीं 60 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और एक मेरा नेता है जो बाहें खोलकर जो सामने आता है उसको गले लगाता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को अपना मानता है, आपको अपना मानता है और आप पर विश्वास करता है। आप आवाम से इतने दूर हो चुके हैं कि 60 पुलिस कर्मियों के बगैर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और बीजेपी की तो बात ही क्या की जाए। पोस्टर लगाए पूरे दिल्ली में, सारे देश का विकास किया, अब दिल्ली की बारी है। क्यों? 10 साल से दिल्ली का विकास क्यों नहीं कर सकते थे? और उस पोस्टर में अकेले नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैंने आज सवाल पूछा, क्या मोदी जी मोहा गए हैं? क्या मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आपके पास एक चेहरा नहीं है, क्या खाक चुनाव लड़िएगा आप? 27 साल से बाहर थे, 27 साल और बाहर रहिएगा। और ये जो वाहियात बात कही जाती है कि कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी को फायदा होगा, अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तान में अगर कोई एक पार्टी है जो बीजेपी से कभी समझौता नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। हिंदुस्तान में अगर कोई एक नेता है जो आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी से मुश्किल सवाल पूछता है, जिसको परवाह नहीं है कि आप उसको संसद में रखिए या डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, जिसको परवाह नहीं है कि आप उसकी 50 घंटे तक ईडी से जांच कराइए, जिसको परवाह नहीं है कि 20 साल से वो जिस घर में रहता था आपने उसको छीन लिया, वो आपकी लड़ाई लड़ता है। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए मेरे मन में श्रद्धा है, आपके मन में ईमान है। और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी नदी के वो 2 छोर हैं जो कभी मिल नहीं सकते। वो रेलवे की वो पटरियां हैं जो कभी मिल नहीं सकती। बाकी कोई कहां चला जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ये असलियत है। आपने कांग्रेस को मजबूती दी थी। आपने कांग्रेस को दिल्ली में 15 साल एक ऐसी सरकार चलाने का मौका दिया कि 11 साल बाद भी बहुत शुक्र के साथ, बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ लोग उसको याद करते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करिए, एक बार फिर से कांग्रेस को दिल्ली में खड़ा करिए। दिल्ली इस देश का दिल है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस का गढ़ भी है। ये बात आप थोड़े वक्त के लिए भूल गए थे, इसको याद कीजिए और कांग्रेस को फिर से मजबूत करिए। आपके बीच में ऐसे प्रत्याशी हैं, हारून यूसुफ जी जैसे लोग, पढ़े लिखे हैं, सत्ता का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जानते हैं काम कैसे होता है। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना ने सरकार चलाई, उनकी एलजी से लड़ाई नहीं हुई। इसी दिल्ली में शीला जी ने 15 साल से सरकार चलाई, जिसमें से 5 साल बीजेपी की सरकार थी सेंटर में, हर काम करा लेती थी। और ये साहब जब दिल्ली की बात आएगी तो प्रदर्शन का एक नया तरीका ढूंढ के पैर के ऊपर पैर रख के एलजी ऑफिस के एसी कमरे में बैठकर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो एक ऐसी सरकार चलाइए, एक ऐसी सरकार बनाइए, एक ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो आपके सुख दुख का साथी हो, आपके बीच के हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं और जरूर आपकी जरूरत पड़ने पर खड़े होंगे। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं एक ऐसी जगह हूं
जो मिर्जा गालिब के लिए जानी जाती है। मुझे नहीं पता था कि हकीम अजमत खान साहब का आशियाना इधर है। अभी कांग्रेस के नए दफ्तर का इनॉग्रेशन हुआ और एक बड़ी सी दीवार पर उनकी एक बड़ी सी कोट और फोटो लगी थी। तो ये फख्र की बात है कि आपके नुमाइंदे, आपके यहाँ के बेटे कांग्रेस ऑफिस तक में सुशोभित है। बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन छोटी सी एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। आपको अगर कोई ये कहे ना, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, सीधा बोलेगा तेरे बाप का नहीं है, मेरा पैसा है, मुझे वापस कर रहे हो। किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, आपकी कमाई है, आपने सरकार को दिया है, वही आपको दिया जा रहा है। बड़े बड़े वादे किए। अरविंद केजरीवाल जी आजकल रोज सवेरे उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, पानी चाय पीते हैं, फिर कहते हैं आज 12 बजे मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा। 12 बजे टीवी पर जाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। अरे 11 साल से आप सरकार में थे, रोज 12 बजे क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? ये कौन सा झुनझुना बजा रहे हैं? रोज अनाउंसमेंट करने के बजाय ये काम कर दिया होता। कांग्रेस की कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में सरकारें हैं। हमारी सरकारों का एक इतिहास है, हमने वहां काम करके दिखाया है। हम आपको 2500 रुपए नहीं दे रहे हैं महिलाओं को, हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं की समृद्धि के लिए उन्हीं के 2500 रुपए उनको जरूर मिलने चाहिए, जैसा कि हम कर्नाटक में कर रहे हैं। ये प्यारी दीदी योजना है। हमारा मानना है कि बहुत सारे युवा बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि टैलेंट की कमी बोली जाती है। हमारा मानना है 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिले, युवा उड़ान योजना के तहत उनको 8500 रुपए महीने का मिलेगा। हमारा मानना है राजस्थान की हमारी सरकार ने चिरंजीवी योजना लॉन्च करी थी, 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिले, हम वो करना चाहते हैं। हम 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं, या आपकी सहूलियत, आपकी जरूरत है। सरकार आप इसीलिए चुनते हैं, सरकार आप इसलिए नहीं चुनते हैं कि बड़ा बढ़िया जो भाषण दे रहा है। सरकार आप चुनते हैं मेरी सड़क, मेरा पानी, मेरी शिक्षा, मेरा स्वास्थ्य, मेरी समृद्धि, मेरी शक्ति, मेरी सुरक्षा के लिए कौन क्या कर रहा है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं जरूर यह कहना चाहती हूं कि जितने दोषी अरविंद केजरीवाल जी को प्रशासन के लिए हैं, उतने ही दोषी आपकी असुरक्षा के लिए, नफरत फैलाने के लिए केंद्र की सरकार भी है। पुलिस अमित शाह के हाथ में है और उस पुलिस की नाक के नीचे 80,000 अपराध जो 2013 में थे वो चौगुना बढ़कर 3,20,000 हो गए। एक समुदाय विशेष को जब आप शब्द कहे जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी चुप हो जाते हैं। आज जब आरएसएस के लोग टीवी पर जाकर कहते हैं कि रामलीला मैदान के अन्ना आंदोलन में 40% हमारे लोग थे, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं होता है, क्योंकि ये सच है। वो किसकी भाषा कहां जाकर बोलते हैं आप सबने देखा है। भाई ने गुजरात की बात करी, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, नतीजे उठाकर देखिएगा। जो कांग्रेस और बीजेपी की जीत हार का अंतर है, उतने ही वोट गिनकर रख लीजिए, उतने ही वोट आम आदमी पार्टी काटती है। आप जाकर क्यों उनके तारणहार बनते हैं, ये आज आप बताइए। आज जब दिल्ली चुनाव करने आया है, दिल्ली 11 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। दिल्ली आपसे फिजूल की नई नई स्कीमें नहीं चाहता है। दिल्ली आम आदमी पार्टी से रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है और केंद्र की सरकार से भी रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। और दिल्ली का बच्चा, दिल्ली के युवा, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली की महिलाएं शीला दीक्षित वाली कांग्रेस सरकार को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे हाथों को मजबूत करिए। हमारे बहुत काबिल प्रत्याशी भाई हारून यूसुफ जी को बड़े मतों से जिताइए। 5 बार आपने इनको सदन में जिताकर भेजा है और उन्होंने यहाँ का काम किया है, तो परखे हुए हैं, उनको जिताइए। कांग्रेस को मजबूत करिए और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए। क्योंकि मिर्जा गालिब की गली में हूं तो जरूर एक शेर तो बनता है, और राहत इंदौरी का ही पढ़ देती हूँ। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। बस इस जज्बे को लीजिए और उस पार्टी के साथ खड़े होइए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े, पिछड़े, दलित, आदिवासी में भेदभाव नहीं करती है, भारतीयों के साथ खड़े रहती है और आपको भारतीय के तौर पर देखती है। मेरी बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।